रायबरेली की जनता के लिए सोनिया गांधी ने भावुक चिट्ठी लिखी। स्वास्थ्य के चलते चुनाव न लड़ने की बताई वजह। साक्षी मलिक की सरकार से अपील, ब्रिजभूषण के सहयोगी को किया जाए बर्खास्त, दोबारा आंदोलन का ऐलान। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा दांव, संजय सेठ होंगे पार्टी के 8वें उम्मीदवार, अखिलेश के करीबी हैं संजय। चमोली में सीएम धामी ने किया रोड शो, नंदा गौरा महोत्सव में हुए शामिल, थोड़ी देर में देंगे बड़ी सौगात। हल्द्वानी हिंसा क्षेत्र में दी गई कर्फ्यू की ढील, 5 घंटे के लिए बाजार खोलने के निर्देश, बाहरी आवाजाही पर रहेगी पाबंदी। अयोध्या में 22 जनवरी को हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रोजाना बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पूरी कैबिनेट का भी 2 फरवरी को राम मंदिर दर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन अयोध्या में अत्यधिक भीड़ होने के कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को सीएम धामी समेत पूरी कैबिनेट भगवान राम के दर्शन करने जा रही है। वहीं आगामी विधानसभा सत्र देहरादून स्थित विधानसभा में आहूत होने जा रहा है। इस पर बुधवार को हुए धामी मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति जता दी गई है। विधानसभा सत्र के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र देहरादून में ही होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के अधिकांश विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष और उन्हें लिखित रूप से पत्र देने के साथ ही मुलाकात कर देहरादून में विधानसभा सत्र आहूत करने की बात कही। कुछ विधायक बीमार हैं और अचानक विधानसभा सत्र गैरसैंण से करने से व्यवस्था की कमी भी हो जाती है। ऐसे में सभी विधायकों के अनुरोध करने पर यह निर्णय लिया गया है कि सत्र देहरादून में ही कराया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा परिसर में पूर्ण होने वाली इस प्रक्रिया के लिए भट्ट ने सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। इसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को सौंपा और इस दौरान मंत्री, सभी विधायक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने के सियासी मायने हैं। भट्ट ब्राह्मण चेहरा हैं और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने के फैसले को जातीय समीकरण में संतुलन साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। जब तक भाजपा नेतृत्व ने राज्यसभा का टिकट तय नहीं किया था, तब संभावना अनिल बलूनी की रिपीट किए जाने की भी मानी जा रही थी। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अपने सभी विधायकों का, अपने सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए एक प्रकार से नामांकन करने का आज निर्देशित हुआ। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस विश्वास के साथ कि देश के विकास में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जहां पर भी मेरी आवश्यकता महसूस विकास की दृष्टि में अपने क्लियरी के रूप में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सर, उत्तराखंड के लिए क्या कुछ प्राथमिकता है? देखिए, उत्तराखंड तो मोदी जी के हृदय में बसता है और मैंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे हमारा चमोली जिले का दूरस्थ क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ का दूरस्थ क्षेत्र हो, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो द्वितीय पंक्ति के सैनिक हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनके समग्र विकास के लिए जो कुछ भी संभव होगा मैं करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो आज हमारे राज्य के अंदर हर क्षेत्र में सड़क पहुंच गई है, पानी पहुंच गया, बिजली पहुंच गया, तो भी क्योंकि देवी आपदा क्षेत्र है, अनेकों बार आपदाएं आती हैं, उसमें भी अपने एक सहयोगी के रूप में और सब समाज के बीच में, जनता के बीच में अपना सहयोग दूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल भवन फेज 2 का लोकार्पण किया, जबकि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
सेकेंड फेज में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल का 14,000 वर्ग मीटर विस्तार किया गया और अब एयरपोर्ट के टर्मिनल का कुल विस्तार 42,000 वर्ग मीटर में हो चुका है। एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 चरणों में 486 करोड़ की लागत से बना है। वहीं सीएम ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए कहा, उनके नेतृत्व में सिविल एविएशन के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहा है। वर्तमान में भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग अमेरिका और चीन के बाद घरेलू यातायात में तीसरे स्थान पर है। इसके लिए उन्होंने नागर विमानन मंत्री को बधाई दी और सीएम ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। देखिए, एक तो आज ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है। इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेजी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं, सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवाई अड्डा होता था और बहुत कम कैपेसिटी होती थी। आज उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है। लोगों का आवागमन भी बढ़ गया है, श्रद्धालुओं का आवागमन है, देश दुनिया के लोगों का है। तो इस टर्मिनल के उद्घाटन हो जाने से और निकट भविष्य में जो प्लान किया गया है देहरादून का, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं और भारत सरकार भी लगातार हमारा सहयोग कर रही है। जल्दी ही आने वाले समय में इन हवाई अड्डों का विस्तार होगा। पिथौरागढ़ से हिंडन सेवा, पिथौरागढ़ से देहरादून सेवा प्रारंभ हो गई है और पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी जल्दी प्रारंभ होने वाली है। आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपने शेड्यूल में उसको डाल दिया है। इसके साथ साथ जो लोग आपदा के समय में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अन्य प्रकार की राहत सामग्री है, उसके लिए भी मैंने आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा है कि वो सेवा भी उसको प्रारंभ करेंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें, किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, नई फ्लाइट सर्विसेज बढ़ गई है, महंगी कर दी है, तो इसको भी आप देखेंगे? नहीं, आप देखिए, हवाई सेवाएं लगातार आम आदमी के लिए जो सस्ती हों, सुगम हों, सरल हों, उस प्रकार की बनाई गई हैं और भारत सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही है, इसी दिशा में तेजी से और आगे बढ़ेगी। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हुआ। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया, फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और पुलिस की कई टीमें राज्य में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं इन फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश जारी किए। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं, जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83, जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं, वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कहाँ छुपे हुए थे? कुछ इस टाइप के कुछ इनपुट्स मिले कभी तक कि कहीं कागज मूवमेंट होगा? पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ सलूर डूंगरा मोटर मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक मैक्स वाहन पगनो गांव के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में एक महिला समेत 2 सवारों की मौत हो गई, जबकि 5 सवार घायल हो गए। वहीं जोशीमठ कोतवाली पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती कराया।
अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया। समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों में राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर छिड़ी रार का फायदा उठाने के लिए बीजेपी 8वां प्रत्याशी भी मैदान में उतार रही है। बिल्डर और राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने आज दोपहर अपना नामांकन किया। संजय सेठ के नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई नेता और प्रस्तावक मौजूद रहे। दरअसल बीजेपी के 7 राज्यसभा प्रत्याशी बुधवार को ही नामांकन कर चुके हैं। मौजूदा संख्या बल के आधार पर ये सभी निर्वाचित होंगे, लेकिन अब 8वां प्रत्याशी उतारकर बीजेपी अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि बीजेपी को 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए 14 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। बता दें कि एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता होगी। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं। कांग्रेस के 2 विधायक मिलाकर यह संख्या 110 हो जाती है। ऐसे में सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है, लेकिन पार्टी में ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर रार दिखने लगी है। विधायक पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया है वो सपा के खिलाफ वोटिंग करेंगे। ऐसे में पार्टी को अपने ही वोट को सहेजना बड़ी चुनौती है। सर एक बार पर्चा देनी है, अभी एक और पर्चा देंगे, एक बार और इधर दे दीजिए। सर एक बार देनी है, अभी एक और पर्चा देंगे, एक बार और इधर दे दीजिए। सर एक बार पर्चा देनी है, अभी एक और पर्चा देंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को भावुक चिट्ठी लिखी है। दरअसल सोनिया गांधी ने बुधवार को जयपुर पहुंचकर राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल किया। ऐसे में रायबरेली संसदीय सीट छोड़ने की तर्ज तेज हो गई और वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने अगला चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। अब वे राज्यसभा के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगी। ऐसे में उन्होंने पत्र लिखकर रायबरेली के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। पत्र में उन्होंने रायबरेली की जनता से भावुक अपील करते हुए परिवार को संभाल लेने की बात कही। उन्होंने लिखा कि वे जो भी हैं वो रायबरेली की जनता के कारण हैं। उनका भरोसा है कि यहाँ की जनता उनके परिवार को संभाल लेगी। वहीं अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा रायबरेली से उनका पुराना नाता है। उन्होंने अपनी उम्र का भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा दिल्ली में उनका परिवार अधूरा है, रायबरेली आकर उनका परिवार पूरा होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया और इस दौरान सर्किट हाउस में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह व प्रतिनिधि रोहित सिंह ने अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा प्रत्येक व्यक्ति रामलला का दर्शन करने के लिए उत्सुक है। 500 साल के बाद प्रधानमंत्री जी के हाथों यह कार्य संपन्न हुआ, जिसके लिए हमारी 20-22 पीढ़ियों ने अपना जीवन न्यौछावर किया। वहीं उन्होंने बताया कि राम मंदिर के निर्माण में टेक्नोलॉजी का योगदान रहा। स्ट्रक्चर के निर्माण में नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इस समय प्रत्येक भारतवासी, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या में रामलला के दर्शन करने को उत्सुक भी है, उतावला भी है, बेसब्रा भी है। और 500 बरस के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से ये कार्य संपन्न हुआ, जिसके लिए हमारी 20-22 पीढ़ियों ने अपना जीवन खपा लिया। और मैं तो ये कहूँगा कि न केवल किसी धर्म विशेष बल्कि हमारी सभ्यता की पुनर्जागृति का प्रतीक है। और मेरे आज यहाँ होने का एक ये भी संयोग है कि आज ही मेरे अपने ही क्षेत्र कटरा, वैष्णो देवी और उधमपुर से यात्रियों को लेकर के, भक्तों को लेकर के एक रेलगाड़ी आस्था ट्रेन आज यहाँ सुबह पहुंची है। तो उनको रिसीव करना, उनको अभिनंदन करना, उनके संग दर्शन करने का भी अवसर रहा। और बसंत पंचमी का शुभ दिन होने के नाते आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ रामलला जी का और सभी यहाँ बंधुओं के दर्शन हुए। निश्चय ही वैसे तो इस मंदिर के निर्माण में भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान रहा है। इसके स्ट्रक्चर का निर्माण एक नए नवीनतम टेक्नोलॉजी के आधार पर किया गया। इसके जब बुनियाद रखी गई तो उसमें भी कि इस प्रकार से कि भूकंप का असर कम रहे, उसी प्रकार रामलला पर जैसे सूरज की किरणें आनी है उसका भी एक तकनीकी ढंग से व्यवस्था करने का हो। तो काफी
मात्रा में साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग रहा है इस भव्य मंदिर के निर्माण में, जो मुझे लगता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति और आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है, और ये कल्पना भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही थी। प्रतापगढ़ में बाबागंज में स्थित एक होटल में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा, कल 100 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं और आज इनकी संख्या बढ़ सकती है। वहीं सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए किसानों पर फायरिंग और आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन जी जो भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन उनके द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये मणिपुर से शुरू हुई, इंफाल से भी 22 किलोमीटर आगे बिल्कुल सीमांत पे, वहां से चलती हुई है अन्य प्रदेशों में होती हुई, जो हमारी सेवन सिस्टर्स हैं, आसाम होती हुई, बंगाल होती हुई, झारखंड, बिहार, इन सारे राज्यों से होती हुई अब 16 तारीख को ये प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में। वहां से भदोई, इलाहाबाद होते हुए ये यात्रा 16-19 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे प्रवेश करेगी प्रतापगढ़ में, बेलूपुर के रास्ते से। बेलूपुर से चल के गोभिया मऊ होते हुए भगवा चुंगी चौक होते हुए अंबेडकर जी की मूर्ति जिला कांग्रेस कमेटी होते हुए ये विश्वनाथगंज में प्रवेश कर जाएगी। क्षेत्र में जो ये रोड है रायबरेली जौनपुर, इससे चलकर सगरा सुंदरपुर पहुंचेगी, वहां से लालगंज अझारा, वहां से इस मार्ग को छोड़ देगी। उसके बाद लालगंज से ही मुड़ जाएगी सानीपुर की तरफ, भूषणनाथ बाबा की तरफ। वहां से अठेया होते हुए ककोआ में प्रवेश करेगी सुल्तानपुर, और हमारा अंतिम गांव देवरी होगा। यहाँ करीब 8 बजे आएगी और हमारे ख्याल से 1:30 बजे, पौने 2 बजे यह अमेठी में प्रवेश कर जाएगी, जहां अमेठी होते हुए 4 बजे एक विशाल जनसभा है, 3 बजे अमेठी में बाबूगंज जगह गौरीगंज में, वहां पर विशाल जनसभा होगी। उसके बाद ये फिर उसी रूप में जायज पे जाके राष्ट्रपति पर मीडिया को, प्रेस को एक सीट का नाम और सब हम बता देंगे। आज प्रहलाद पटेल का बयान है कि राज्यसभा के जो नामांकन हो रहे हैं उसमें वो सापा कानूनी मामला पर आज पुलवामा हमले की बात की है, और मैं उन वीर जवानों को 40 श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और वहीं ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ा रहस्यमय है कि 5 साल बीत गए, लेकिन आज तक पुलवामा की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। ये नहीं पता लगा कि वो जो डायनामाइट आया था, बारूद आया था, वो कहाँ से आया था, क्योंकि क्विंटल्स में था, और वहां पूरी तरह सेना और केंद्र शासित राज्य था। न ये पता लगा किसने किया, किसने कराया। जिस तरीके से किसानों के ऊपर टीयर गैस, कल 100 से ज्यादा किसान घायल थे, आज वो संख्या बढ़ सकती है। जो हिंसा हो रही है ये केंद्र सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रही है। पूंजीपतियों के दबाव में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं घोषित किया जा रहा है। स्वामीनाथन जी को तो जरूर दे दिया गया भारत रत्न, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर पिछली बार 700 लोगों के बलिदान देने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था, उसकी घोषणा आज तक नहीं। सर कांग्रेस भाजपा 100 नहीं प्राप्त करे, और इसके तमाम सबूत मैं दूंगा समय आने दिए चुनाव के दौर में।
ये जिस आधार पे वो कह रहे हैं, तो अगर 400 जीत रहे हो तो काहे भर्ती कर रहे हैं रोज लोगों को, काहे लोगों को ईडी दिखा के ये करके शामिल क्यों कर रहे हैं? तो वो अंदर से उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो बहुमत से बहुत दूर, उनका निजी आंकड़ा बता रहा है 200 के अंदर है। हम लोग तो 100 से 200 के बीच में कह रहे हैं, लेकिन उनका बता रहा है, इसलिए तमाम दलों से तोड़ फोड़ करके किया जा रहा है। अगर इतने निश्चिंत थे, क्या आवश्यकता थी बाहर के दलों के लोगों को लेने की? पीलीभीत में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सदस्यों के निशाने पर कई विभागों के अधिकारी रहे। सदस्यों ने काम न करने और शिकायत का निस्तारण न करने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही बैठक से नदारद अधिकारियों का निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं कई सदस्यों ने हजारों रुपए की रिश्वत देकर वह काम करवाने का भी आरोप लगाया। आपको मतलब आपके विभाग को कोई भी ले जाए, हमें क्या, हमें काम से मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अवहेलना के बावजूद भी कटे हरे पेड़ डीएफओ संलिप्त, वो बेचारा सुबह चाय भी नहीं पी पाया। तो बता रहा हूं आपको, चीफ साहब मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये आप लिख लीजिए कहीं पे अगर आप चाहें तो, मैं अगली मीटिंग में आप अगर कोई सदस्य के माध्यम से पुछवा लूंगा, ये में साहब लिख लीजिए किस अखबार को, किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स को और किस क्या बोलता हूं वीडियो चैनल्स को कितना पैसा विज्ञापन के माध्यम से समस्त विभागों से दिया जाता है। मैं इसकी आरटीआई भी मांग सकता हूं, लेकिन आरटीआई की क्या कीमत हो आपको पता ही है, मांग सकता हूं, लेकिन आपके माध्यम से लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे कहूंगा कितने दिया थे आप वगैरह आरटीआई मांग लो, तुम इतने नाबालिग को, इतने अनपढ़ तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। सुबह से लेकर शाम तक पत्रकार ट्वीट करते रहते हैं, ऐसी ये घटना मेरे साथ हुई 4 तारीख को। चीफ साहब मैं चाहता हूं आपके माध्यम से ये बात डीएम साहब के समक्ष रखी जाए। एक बैंक है माउंट सॉफ्ट, एक बैंक है, बैंक का नाम माउंट सॉफ्ट MOUNT सॉफ्ट, माउंट सॉफ्ट बैंक। बहुत गहरी समस्या बता रहा हूं मैं आपको। उस बैंक में 12,000 खाते हैं, वो खाता खुलवाने के बाद में आपसे ब्लैंक चेक ले लेते हैं, पैसे जमा करा लेते हैं। जब आपका FD पूरा हो जाता है 1 साल 2 साल 5 साल के बाद में आप पैसा लेने जाते हो तो आपको बैंक के अंदर बंद करके मारते हैं। ब्लैंक चेक में 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए का भर के आपका चेक बाउंस कराते हैं। फिर वो लोग थाने आते हैं, फिर उनका समझौता होता है कि 10 लाख का चलो 2 लाख दे दो 3 लाख दे दो। ऐसे में ये मेरी एप्लीकेशन है, ये 67 खातेदार हैं, इनका नाम नंबर गांव का नाम, इनका अंगूठा, इनका पैन कार्ड आधार कार्ड सब लगा हुआ है इसमें, बाकी काम आप लोग कर लीजिएगा। और करीब 9,000 खातेदार हैं। एक जिला पंचायत सदस्य 2 होते हैं, एक जिंदा एक मुर्दा। जिंदा दिली से हमने उनका विरोध किया क्योंकि ये लोग पत्रकारिता को, पुलिस को और अधिकारी लोगों को मैनेज कर ले जाते हैं। ये इसकी मेन ब्रांच है आगरा में और इसकी बीसपुर में एक ब्रांच है। पीलीभीत में चीनी मिल परिसर में घटतौली पर किसानों ने जमकर हंगामा काटा। किसानों ने घटतौली का आरोप लगाते हुए तौल बंद करा दी और जीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों का गुस्सा देख गन्ना तौल रहा लिपिक मौके से फरार हो गया। हालांकि अब घटतौली के दौरान हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डाटा खोलो, यहाँ पे ट्रायल लेके आए हैं, ठीक है। कौन से चीनी मिल में? चीनी मिल कहाँ पे है? अच्छा जी के साथ सरकारी चीनी मिल। हाँ बताइए, पूरा मामला बताइए। जब यहाँ पे आए तो ट्राली चलाई है, इसमें 3 क्विंटल गन्ना बना है। 3 क्विंटल?
अच्छा, धर्म कांटे की पर्ची आई हुई है, धर्म कांटे पे भरी हुई है। धर्म कांटे की पर्ची कहाँ है? धर्म कांटे की पर्ची इसमें है। और इनकी कोई पर्ची है? हाँ, इनकी पर्ची है, तुली हुई इनकी पर्ची है। धर्म कांटे वाली दिखाओ पहले। धर्म कांटे वाली दिखाइए सर। 115 कुंटल 70 किलो। ठीक, इनकी कहाँ है? ये तुली है 112 कुंटल 12 कुंटल 200 किलो 90 किलो है। यहाँ पे तोल पे कौन बैठा हुआ था? तोल पे तो बाबू बैठा था, लड़का गाड़ी नहीं देखना। आधा घंटा तोल वाले कहाँ गए भाई? महोबा में चर्चित सराफा व्यापारी लूट हत्याकांड के वांछित 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य बदमाशों को वाहन चेकिंग के दौरान दबोचा। गोली लगने के बाद बदमाश पिता पुत्र घायल है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इनके पास से लूट के आभूषण, 25 लाख रुपए नकद, तमंचे, कारतूस और मोबाइल बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के दतिया जिले के निवासी हैं। इनके ऊपर मध्य प्रदेश में ही हत्या व लूट जैसे गंभीर अपराधों मुकदमे दर्ज हैं। ये मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी से फरार अपराधी है और मध्य प्रदेश पुलिस भी लंबे समय से इनकी तलाश कर रही है। थाना पनवाड़ी महोबा पर एक सराफा व्यापारी को चोटिल करके उनका बैग छीन के कुछ लोग भाग गए थे, जिसमें आगे उन व्यापारी की दौरान उपचार मृत्यु हो गई थी। सुसंगत धाराओं में से मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें पूर्व में आज से 4 दिन पूर्व 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान घायल किया गया था व एक अन्य अभियुक्त को उसमें गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से लगभग 1 किलो सोना व 12-12.5 किलो चांदी और 45,000 रुपए ये सब रिकवरी हुई थी। वह इन्हीं के द्वारा बताया गया था कि इनके कोई और अन्य साथी भी हैं जो इसमें शामिल हैं, उनको वांछित किया गया था, जिनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस टीमें कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में इनके जो साथी हैं सकूर, जो कि जनपद दतिया मध्य प्रदेश का निवासी है, वह उसके 2 पुत्र नदीम व नईम व इन्हीं के द्वारा बताए गए याकूब व एक श्री अमित हैं जो कि ग्वालियर के निवासी हैं। इन सभी लोगों को पकड़ा गया है। इनमें से 2 लोग जो हैं सकूर व उसका लड़का नईम, इनको पुलिस मुठभेड़ में घायल किया गया है। ये भाग रहे थे, इनको ललकारा गया जब इन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायर आत्मरक्षा पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें ये दोनों घायल हुए। इनको उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनकी कंडीशन स्टेबल है। इन सभी की निशानदेही पे आज फिर से पुलिस को बहुत अच्छी कामयाबी मिली है, जिसमें जो फर्दर माल था इसमें लगभग 400 ग्राम सोना, 25 लाख कैश व 8 किलो चांदी, ये फर्दर इनसे रिकवरी की गई है। इस तरह से ये बहुत ही सनसनीखेज जो हमारा एक क्राइम था उसका सफल अनावरण आज पूर्णतः किया गया है, जिसमें टोटल रिकवरी 1.4 केजी गोल्ड, 20 केजी चांदी व 25 लाख रुपए ये रही है। इस तरह से ये आज खुलासा किया गया है। मैम, जो गैंग है ये कब से काम कर रहा था? इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था या पहली घटना से? देखिए, जब इनसे फर्दर बातचीत की गई तो पता चला कि जो सकूर है ये मध्य प्रदेश दतिया में एक वांटेड क्रिमिनल है, जो वहाँ के अनेकों गंभीर जघन्य अपराधों में वांटेड है, वह पुलिस कस्टडी से फरार है। वो और उसके बेटे सभी आपराधिक किस्म के हैं। ये शरण पाने के लिए यहाँ पे पनवाड़ी में अपने रिश्तेदार के यहाँ के रुके थे, अब्दुल हमीद के यहाँ पर, जिसको पूर्व में पुलिस जेल भेज चुकी है, और वहीं उनके द्वारा इस तरह की एक साजिश रची गई थी और इस तरह की घटना को कारित किया गया था। अभी इनके काफी हमारे आपराधिक इतिहास हमारे पास दतिया जिले से प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत ये पुलिस कस्टडी से फरार भी चल रहा है और मध्य प्रदेश पुलिस भी इसको ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो फर्जी आधार कार्ड के जरिए संपत्ति बेचने में अदालत में अपराधियों की जमानत कराने का काम करते थे। पुलिस ने इसके पास से 15 फर्जी आधार कार्ड, 7 फोटोकॉपी और फर्जी आधार कार्ड बनाने का सामान के साथ लैपटॉप बरामद किया। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स फर्जी आधार से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कैदी की संपत्ति को फर्जी तरीके से विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने आधार कार्ड बनाने वाले ठिकाने पर छापा मारकर और पंजाबी नाम के युवक का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है।
इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।